अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 10 जून को भड़की हिंसा की। जुमे की नमाज के बाद उत्तर पूर्व और पश्चिम भारत तक कुछ ही घंटों में हिंसा की आग कई शहरों में भड़क उठी थी। सोशल मीडिया पर मिले सबूत बताते हैं कि हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। DFRAC यानी डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर ने पाकिस्तान की साजिश पर एक रिपोर्ट जारी की है। जरा आप भी देखिए। हिंदुस्तान में पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान। फ्राइडे को, शुक्रवार को एक साथ पूरे देश में कई जगहों पर हिंसा फैली, तो ये दिखाता है कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है। 10 जून को दिल्ली, यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद, हाथरस, प्रयागराज, झारखंड के रांची, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से लेकर महाराष्ट्र के नवी मुंबई से सोलापुर तक देश से पथराव, आगजनी की खबरें आने लगी। जुमे की नमाज के बाद 100 मिनट के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई अंजाम दी गई। 10 जून को मास्टर स्ट्रोक में ही हमने हिंसा का विश्लेषण करते हुए कहा था कि हिंसा का पैटर्न एक जैसा है, समय लगभग एक है, तो ये साफ है कि ये सब वेल प्लान्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड है। आज मास्टर स्ट्रोक में ही हम इस हिंसा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन पर DFRAC यानी डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर की रिपोर्ट रखने वाले हैं, जो ये साफ बताती है कि पाकिस्तान ने हिंसा की टूल किट कैसे तैयार की। DFRAC की रिपोर्ट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की प्रतिक्रिया में किए गए 60,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट पोस्ट और कमेंट्स का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस में पाया गया है कि इसमें 60,000 में से ज्यादातर अकाउंट नॉन वेरीफाइड हैं, जिन्होंने विवाद से जुड़े हैशटैग लिखकर ट्वीट और रीट्वीट किया है। DFRAC के मुताबिक पाकिस्तान के 7,100 ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज के सहारे भारत के मुसलमानों को भड़का रहे थे। पैगंबर विवाद से जुड़े हैशटैग्स पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से खूब ट्रेंड करवाए गए। विवाद से जुड़े ट्वीट करने वाले 3,000 अकाउंट्स सऊदी अरब से थे, 2,500 अकाउंट्स भारत से थे, 1,400 मिस्र से और 1,000 से अधिक अमेरिका और कुवैत से थे। जाहिर है पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रची। फ्राइडे को, शुक्रवार को एक साथ पूरे देश में कई जगहों पर हिंसा फैली, तो ये दिखाता है कि इसके पीछे कौन काम कर रहा है, कौन भारत में नफरत का बीज बो रहा है। और ये भारत को इसको संज्ञान लिया है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। इसको हमें एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा, एक सख्त मैसेज होना चाहिए। देश भर में एक ही दिन में 100 मिनट के अंदर हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान में बैठे एजेंडाधारियों और साजिशकर्ताओं ने सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्य धारा के मीडिया और पूर्व राजनयिकों को भी इस काम पर लगा दिया। पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया यूजर्स ने भारतीय कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट हैशटैग भी ट्रेंड कराया। पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने की खातिर अपनी पूरी मशीनरी को फेक न्यूज फैलाने में झोंक दिया। एक विवाद उठा, पाकिस्तान उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आज तकरीबन उसकी पूरी मशीनरी लगी हुई है उसमें, न्यूज चैनल, ARY न्यूज, सोशल मीडिया, फेक अकाउंट। मैं तो ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान की ये कोशिश फेल हो जाएगी, क्योंकि दुनिया समझ रही है किस प्रकार से वो पाकिस्तान नहीं झूठिस्तान है, झूठी खबरें फैला रहे हैं। 10 जून को शुक्रवार के दिन जो हिंसा भड़की, उसके पैटर्न से ही साफ था कि ये सब सुनियोजित है। 10 जून को भारत बंद के लिए एक ही तरह के मैसेज और हैशटैग सोशल मीडिया के जरिए फैलाए गए। फेसबुक,
ट्विटर और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी इस तरह के मैसेजेस तेजी से फैलाए गए। सोशल मीडिया को हिंसा फैलाने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। पाकिस्तान लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता रहा है झूठी खबरें फैलाने के लिए। अभी जैसी खबर है कि 7000 फेक अकाउंट बनाए गए, ट्विटर अकाउंट, और वो झूठे वीडियो, फेक न्यूज देकर भारत के जो मुस्लिम हैं उनको भड़का रहे हैं ताकि भारत में हिंसा फैले। इस्लामिक देशों में भारत का बढ़ता कद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बढ़ती मान प्रतिष्ठा से पाकिस्तान जला फूका हुआ है। सीधे युद्धों में अपने अंजाम का इतिहास पाकिस्तान भूल तो नहीं सकता। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, विदेश नीति के मोर्चे पर पाकिस्तान भारत के हाथों करारी शिकस्त झेल चुका है। ऐसे में उसके पास भारत की छवि धूमिल करने के लिए बस प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन वॉर का ही सहारा बचा है। तो चलिए आपको बताते हैं, इमरान खान ने इस वक्त एक ट्वीट किया है। आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हिंसा के आरोपियों पर हो रही कार्रवाई पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर घड़ियाली आंसू बहाया है। अब आपको बताते कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने इसमें धर्म की राजनीति को हवा देने की कोशिश की है, हिंसा को धर्म से जोड़कर गलत बयानी की है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता है, यानी आतंकवाद के सहारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब उसने प्रॉक्सी वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ब्रिगेड को भी जोड़ा है। पाकिस्तान भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए पहले भी प्रोपेगेंडा करता आया है। मास्टर स्ट्रोक में हम पूछ रहे हैं कि किसी हिंसक साजिश में अगर पाकिस्तान का नाम आए तो देश के सबसे बड़े दुश्मन को क्लीन चिट देना सही है? ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हिंसा के अगले दिन पाकिस्तानी साजिश होने की बात कही। कुछ लोग इस शांति और इस प्रतिष्ठा को, बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा को जो लोग जलते हैं, जो ईर्ष्या कर रहे हैं, वो कौन है? वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। धर्म के नाम पर कुछ उन्मादियों को उपयोग करते हुए अगर कोई इस रास्ते पर जा रहा है, देश को सजग होना होगा। केंद्रीय मंत्री ने आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बयान दिया और इस पर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राजनीति के नफा नुकसान को देखते हुए अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे दी। अगर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जो है चिंता का विषय है। फिर तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान प्रायोजित है तो पाकिस्तान को जाकर बम डाल दो, आपके पास है ना। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशें, उसका प्रोपेगेंडा जग जाहिर है। हिंदुस्तान के लिए बोले गए पाकिस्तान के हर झूठ के साथ उसके नेता एकजुट होते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ नेताओं के लिए हर मुद्दा वोट से जुड़ा होता है, मामला मुस्लिम सेंटिमेंट से जुड़ा है और पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर माहौल बिगाड़ना चाहता है। लेकिन भारत के नेता भी भावना की चाशनी में लिपटे इस प्रोपेगेंडा में बहे चले जा रहे हैं। मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है और इससे भाजपा की मुसलमानों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर चुके हैं और एक इसकी ये निशानी नजर आ रही है आपको। तनावपूर्ण हालात में देश के नेताओं के संतुलित बोल हालात सुधार सकते हैं, लेकिन आवेश में दिया गया ओवैसी का ये बयान भारत की छवि के लिए घातक हो सकता है। ऐसे बयान पाकिस्तान को बहुत पसंद है और भारत की छवि बिगाड़ने के लिए इनका मुफीद इस्तेमाल करना आसान भी है। पाकिस्तान भी यही चाहता है कि भारत की जमीन से इसी तरह के संदेश निकले। जबकि मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले चीन पर पाकिस्तान क्या, सभी मुस्लिम देश चुप्पी साधे हैं। मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर उनकी हत्या करने वाले चीन ने भी भारत को नसीहत दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम इस बात के पक्षधर हैं कि अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और कदम मिलाकर चलना चाहिए। भारत की हिंसा के खिलाफ
चीन ने भी बयान दे दिया और वो सोचे कि वो क्या कर रहे हैं अपने यहाँ मुस्लिम्स के साथ, जबकि हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है। ये चीन अपने यहाँ की अपने गिरबान में झांक के देखे कि उनके यहाँ शिनजियांग रीजन में क्या हो रहा है, और ये मुस्लिम देशों को भी चीन से सवाल करना चाहिए। चीन और पाकिस्तान भारत का माहौल बिगाड़ने, हिंसा को बढ़ावा देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें क्लीन चिट देने के लिए सरकार विरोधी उतावले क्यों रहते हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, आइए वो ट्वीट भी आपको हम दिखाते हैं। ट्वीट कर लिखा है, बीजेपी प्रवक्ता के बयान का विरोध करने वाले मुस्लिमों के घर ढहा दिए गए। क्या क्या लिखा है उन्होंने अपने ट्वीट में, आपको बता रहे हैं। मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति के बजाय उनके साथ इस तरह के व्यवहार से धक्का लगा है। ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत सरकार उनके घर ढहाकर उन्हें निशाना बना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान के, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए निशाना भी साधा है और साथ ही लगातार भारत के अंदर जो सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है उसमें अब वो भी कूद पड़े हैं। इमरान खान वही हैं जो अपनी सत्ता बचाने के लिए पहले भारत की तारीफ करते नजर आए थे, लेकिन अब उलझुल बयान दे रहे हैं। उन्हें समझना होगा कि वो अपने मुल्क पर ध्यान दें, ना कि भारत को ज्ञान दें। पिछले 5 दिनों ने 63 फीट गहरे गड्ढे में फंसे राहुल को सही सलामत निकाल लिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ये राहुल को, बच्चे को निकाल लिया गया, उसे ऑक्सीजन लगाया गया है और अब राहुल को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। 4 दिन से हमने खाना नहीं खाया, बच्चा बच गया सर, बहुत खुश है। ईश्वर पुत्र 63 फीट गहरे गड्ढे में फंसे राहुल को 104 घंटे बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। 11 साल का राहुल शुक्रवार को बोरवेल में गिर गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होते ही खुशी की लहर दौड़ गई। रेस्क्यू टीम भी भावुक हो उठी। लगातार 4 दिनों की मेहनत के बाद रेस्क्यू टीम मंगलवार की रात राहुल के पास पहुंची। सेना के जवान आवश्यक लाइफ सेविंग टूल्स लेकर टनल में उतरे थे। 4 दिन से हमने खाना नहीं खाया, बच्चा बच गया सर, बहुत खुश है। हम अपना बच्चे की तरह हमेशा उसको 1 मिनट भी एहसास नहीं होने दिया कि हम उससे दूर है या वो अकेला है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना, SDRF, NDRF की टीम शामिल थी। राहुल को बाहर निकालने के लिए 63 फीट तक गड्ढा करने के बाद 22 फीट का टनल बनाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 500 लोग लगे थे। गड्ढे से बाहर निकालने के बाद तुरंत विशेष एम्बुलेंस के जरिए राहुल को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। राहुल अपने जीवन के सबसे बड़े खतरे से जब बाहर निकल गया, इतनी जीवटता के साथ निकला है, अब उसे इस जीवन में कोई खतरा नहीं हो सकता। वो ईश्वर पुत्र है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जवानों को बधाई दी। बात करते हैं उस परेशानी की जो सबकी फिक्र बढ़ा रही है। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। यूपी, MP, उत्तराखंड और हिमाचल के कई शहरों में तेल की कमी हो रही है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत। लाइन में लगे पड़े हैं, 2-2 घंटे हो गए, 3-3 घंटे यहाँ लाइन में लगे हुए सर। एक दिन डीजल मिलता है और 2 दिन डीजल नहीं मिलता है। पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, 2-2 घंटे हो रहे हैं, 3-3 घंटे हो रहे हैं, लोग लाइन में लग रहे हैं। PM दौरे से पहले हिमाचल प्रदेश में तेल संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को धर्मशाला दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत ने स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी है। PM के दौरे को देखते हुए सरकारी गाड़ियों के लिए 5-5 हजार लीटर पेट्रोल डीजल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। VIP मूवमेंट को देखते हुए धर्मशाला में 2 व्हीलर के लिए 200-300 और 4 पहिया वाहनों को 1000-1500 रुपए के तेल दिए जा रहे हैं। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीर है। यूपी से लेकर MP और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक देश के इन राज्यों में कई इलाकों में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो गया है।
लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है पेट्रोल पंप पर। हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों पर लगातार पेट्रोल की सप्लाई बनी हुई है, लेकिन डीजल के हालात काफी मुश्किल है और लोगों को डीजल नहीं मिल पा रहा है। तेल की कमी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एबीपी न्यूज की टीम जब पेट्रोल की पड़ताल करने निकली तो परेशान करने वाली जानकारी मिली। कंपनियों से सप्लाई कम आ रहा है। हालात ये है कि 2 या 3 दिन में लोड हमारे डीलरों को मिल पा रहा है, 1-1, 2-2 दिन वो ड्राई हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के संकट के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीलंका जैसा संकट बन रहा है। वो आपको दिखाते कि 7 दिन के लिए लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर भेज दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ पंजाब पुलिस मानसा पहुंच गई। मानसा पहुंचते ही पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को जज के सामने पेश किया। सर लॉरेंस बिश्नोई इसी गाड़ी के अंदर मौजूद है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के करीब 50 से ज्यादा जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। लॉरेंस बिश्नोई से सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ होनी है। मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि मूसेवाला की हत्या में कौन कौन शामिल है, हत्या में इस्तेमाल हथियार किसने उपलब्ध कराए, हत्या की पूरी साजिश कैसे रची गई, हत्या में और कौन कौन लोग शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। ट्रांजिट रिमांड को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने हत्याकांड में लॉरेंस के शामिल होने के सबूत दिखाए। पटियाला हाउस कोर्ट ने कल शर्तों के साथ लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड दी थी। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी और भारी सिक्योरिटी के साथ लॉरेंस को लेकर पंजाब पुलिस मानसा पहुंची। मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 20 आरोपी नामजद हैं। लॉरेंस से पूछताछ के बाद और कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर आरोपियों को लगातार पकड़ा जा रहा है और ये धरपकड़ और भी ज्यादा तेज हो गई है। बता दें अब तक 350 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम के आलीशान घर पर चले बुलडोजर के बाद शक के घेरे में आए लोग दहशत में हैं। बुलडोजर ने इस कदर खौफजदा कर दिया है कि लोगों ने अपने अपने अवैध निर्माण को खुद तोड़ने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के अटाला इलाके में। अटाला इलाके में तमाम दुकानें बनी हुई हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बुलडोजर के खौफ से यहाँ के लोगों ने तमाम दुकानों से खाली करना शुरू कर दिया है, अवैध अतिक्रमण को खुद ही तोड़ने लगे हैं। प्रयागराज में हुई कार्रवाई के बाद कानपुर पुलिस ने भी जावेद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। कानपुर पुलिस ने कोर्ट में याचिका दायर कर जफर हयात हाशमी समेत सभी 4 आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी मांगी है। कानपुर पुलिस की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जांच में जुटी पुलिस को शक है कि जफर हयात और पीएफआई के बीच मजबूत कनेक्शन है। इसी कड़ी में कानपुर पुलिस ने बेकनगंज से मोहम्मद उमर, सैफुल्लाह और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से कई राज से पर्दा उठ सकता है। कानपुर पुलिस की ओर से जारी किए गए पोस्टर से 7 और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। शुक्रवार को भड़के हिंसा के मामले में यूपी पुलिस ने अब तक 350 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 9 जिले में 13 एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कानपुर की साजिश रचने वालों के खिलाफ शिकंजा कस रहा है। तो वहीं अब बात करते हैं रांची हिंसा के मास्टरमाइंड जिस नवाब चिश्ती की भी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 10 जून को वहां भड़की हिंसा के आरोप में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रांची की भयानक तस्वीरें 10 जून की हैं। पत्थरबाजों की भीड़ जान लेने पर तुली थी। जो भी सामने आया इनके पत्थरों से बच नहीं पाया। मकान, दुकान और पुलिस सब इनके निशाने पर थे। लेकिन इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दावा किया जा रहा है कि हिंसा की साजिश रची गई थी, जिसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मैसेज भेजे गए थे, भड़काऊ पोस्ट डाले गए थे।
आरोप है कि इस साजिश में शामिल लोगों में से एक नवाब चिश्ती भी था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब चिश्ती, जिसके बारे में बताया गया है कि इसकी सियासी पहुंच बहुत दूर तक है, इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें ये कभी कांग्रेस के नेता तो कभी जेएमएम के नेता के साथ दिखाई दे रहा है। इस मामले के सामने आते ही रांची पुलिस जांच में जुट गई है। इस बीच रांची प्रशासन ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट झारखंड सरकार को सौंप दी है, जिसमें बताया गया है कि जुम्मे की नमाज के बाद 11,000 से ज्यादा की हिंसक भीड़ अचानक सड़कों पर आ गई, जिसका प्रशासन को अंदाजा नहीं था और उन्हें काबू करने के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई में 2 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बिना इजाजत एक विशेष समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि कम संख्या में मौजूद पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पत्थर गोलियां चलाई। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि प्रशासन सख्त नहीं होता तो झारखंड की राजधानी रांची हिंसा की आग में झुलस जाती। वहीं रांची हिंसा में अब तक हुई कार्रवाई में 30 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि रांची हिंसा केस में 11,500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। रांची पुलिस ने हिंसा से जुड़े 33 आरोपियों के कुछ बैनर लगाए थे, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें उतार लिया गया। बताया गया कि आज फिर हिंसा के आरोपियों की संशोधित बैनर लगा दिए जाएंगे। एक, 2, 3, 4 बस गिनती करते जाइए। इस बैनर में नाम के साथ 33 आरोपियों की तस्वीर है। आरोप है कि इन्हीं पत्थरबाजों की वजह से रांची शहर 10 जून को धधक उठा था। रांची पुलिस के मुताबिक राज्यपाल रमेश बैस के आदेश पर पत्थरबाजों की तस्वीरें, नाम और पता के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए थे, लेकिन अचानक बैनरों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। पोस्टर क्यों हटाए? हालांकि लोगों ने पुलिस की इस पहल की तारीफ भी की। ये कार्य बहुत बढ़िया किया जा रहा है, क्योंकि शहर को आग की तरह झोंकने का काम ये हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान चौंकाने वाला आया है। जब उनसे रांची हिंसा पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए और गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया। क्या कार्रवाई हो रही है हिंसा पर? क्या बोल रहे हैं? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं बुलवाना? आवेश में गलतियां हो जाती हैं। आप लोग चाहते क्या हैं? ये पेट्रोल डीजल लेके निकल जाए क्या? मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनकी जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब इस मामले पर फैसला 18 जून को सुनाया जाएगा और इस केस की सुनवाई के दौरान ईडी ने कई हैरान करने वाले दावे भी किए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। जिरह के बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। 18 जून को इस पर फैसला सुनाया जाएगा, यानी तब तक सत्येंद्र जैन जेल में रहेंगे। और इस करके हम कह रहे हैं कि जहाँ तक बेल की बात है, हमें बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने कोऑपरेट किया है। पिछले सन 2017 और 18 में आपने ये दोनों मुकदमे बनाए थे। 18 से आज 22 हो गई है। 9 दिन की रिमांड आप ले गए, उन 9 दिन की रिमांड में भी कुछ नहीं निकाल पाए आप। लेकिन बहस के दौरान ईडी की तरफ से सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध कर रहे एएसजी एसवी राजू की दलील ने भी सबको चौंका दिया। उन्होंने कोर्ट में दावा किया कि सत्येंद्र जैन का हवाला कनेक्शन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ट्रस्ट से जुड़े होने वाली बात को सत्येंद्र जैन ने कबूल नहीं किया था, लेकिन जब दस्तावेज दिखाए गए तो सत्येंद्र जैन ने हस्ताक्षर को फर्जी बताया। बाद में सत्येंद्र जैन को ट्रस्ट से जुड़े होने की बात याद आ गई। एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में दावा किया कि सत्येंद्र जैन ने पूछताछ में कहा है कि कोविड के बाद उनकी याददाश्त कम हुई है। इस खबर के बाहर आते ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केजरीवाल जी ने ऐसे मंत्री भी रखे हैं जिनकी याददाश्त कम होगी या चले गई, वो डिपार्टमेंट क्या चलाते होंगे। पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मिशन न्यू इंडिया में लगे हुए हैं उसकी, लेकिन अब प्रधानमंत्री के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। ये धर्म संकट है सांप्रदायिक हिंसा का, जिसका असर न सिर्फ देश के अमन और भाईचारे पर पड़ रहा है, बल्कि दुनिया में भारत की छवि को लेकर भी गलत संदेश जा रहा है। हिंदू मुस्लिम तनाव के साए में क्या है पीएम मोदी का धर्म संकट, इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते।
माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म, माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। 2014 स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के 2022 को संकल्प लेकर के अगर हम चलेंगे, मुझे विश्वास है कि जो परिणाम हमें लाना है और वो परिणाम हम लाके रहेंगे। 8 साल पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया की सोच दुनिया के सामने रख दी थी। प्रधानमंत्री मोदी आजादी की 75वीं सालगिरह पर अपने इस सपने को पूरा करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। 2014 में ही मोदी को पता था कि लक्ष्य तय करने के बावजूद आगे की राह आसान नहीं है। जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो, 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो, 2022 आ गया है, लेकिन जिस न्यू इंडिया का सपना उन्होंने देखा, उसके चारों तरफ मंडराने लगा है धर्म संकट। और सबसे बड़ा संकट है देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा का। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश का एक वर्ग धधक रहा है। ये चिंगारी कई शहरों में आग बनकर बाहर आ रही है। विपक्षी दल मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है, क्या जरूरत है अदालत की। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जरूर यह नसीहत देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की इस हालात को मद्देनजर पीएम साहब खुद मैदान उतारे और इस मुद्दे को निपटाने के लिए जो जो करना है वो करिए। देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ विपक्षी दल पीएम मोदी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों पर भी आंच आ रही है। लेकिन मोदी को भरोसा है कि वक्त रहते रिश्तों में आई इस खटास को दूर कर लेंगे। पीएम मोदी जानते हैं कि हिंसा फैलाने वाले तत्वों को अगर बढ़ावा मिला तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है। हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान है और नफरत फैलाने वालों के साथ भारत नहीं खड़ा है। पीएम मोदी का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दुनिया के उन देशों के लिए भी है जो भारत पर उंगली उठा रहे हैं, और उनके लिए भी जो कभी नफरती बोल बोल कर माहौल बिगाड़ते हैं तो कभी हाथ में पत्थर उठाकर। इस दौर में मोदी के सामने धर्म संकट से सांप्रदायिक हिंसा का नहीं बल्कि बढ़ती बेरोजगारी और विकास को रफ्तार देने का भी है। क्योंकि अगर रोजगार रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। अब इस धर्म संकट से निकलने का क्या है मोदी प्लान, वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस दिशा में पहला कदम आज प्रधानमंत्री ने उठा दिया है। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। संकल्प से सिद्धि,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही मूल मंत्र रहा है, लेकिन इसी को लेकर बार बार उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना भी पड़ता है। पीएम मोदी के धर्म संकट का दूसरा पहलू है बेरोजगारी। बेरोजगारी का सवाल पिछले कुछ दिनों से इस कदर मंडरा रहा है कि पीएम मोदी की पार्टी के सांसद वरुण गांधी ही 60 लाख सरकारी नौकरियों के खाली होने का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी वो सवाल है जो हर युवा से जुड़ा है और इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को दिया एक तोहफा। अब ऐसी खबर आई है जो 1.5 साल के भीतर 10 लाख नौजवानों के चेहरों पर नौकरी वाली मुस्कान ला सकती है। ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब युवा शक्ति हमारी सशक्त होती है, जब युवा की क्षमताएं सरकारी कामकाज में आती है तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आप रही बात कांग्रेस की, शायद उनके ध्यान में नहीं आता है किस प्रकार से तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इस नए ऐलान से युवाओं में भी एक नई उम्मीद जगी है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से जल्दी वैकेंसी को लाने के लिए अब प्रयास करें। उम्मीद तो है, लेकिन मतलब कर भी नहीं रहे हैं तो क्या उम्मीद बताएंगी। 60% हम लोग को उम्मीद है कि नहीं आएगी, 40% नहीं है कि नहीं भी आ सकती है। इस 10 लाख तो नहीं, मगर 5 लाख भी एटलीस्ट हो जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत है। ये बहुत ही बड़ा वाला स्टेप है एंड इससे बहुत फ़ायदा होगा, इकोनॉमी में भी बहुत फ़ायदा होगा, बढ़ जाएगी अच्छे से सब। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका, और देश की प्रगति होगी। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी नेता इसको लेकर ही पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। टोटल कितना हुआ? 60,82,130। और ये फिगर कहां से आए? ये 60 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी है पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। सारे चीजों का अगर आप हिसाब करेंगे 26 लाख वैकेंसीज है और आप 10 लाख 1.5 साल में कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आएगा। ये ऐसा मजाक मत करो देश के लोगों के साथ। और तुम्हारा वायदा जो करोड़ का था, कम से कम 1 करोड़ तो करना था। प्रधानमंत्री मिशन मोड पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने में लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है तो क्रांतिकारी कदम उठाने ही होंगे। अब इसी धर्म संकट से बाहर आने में लगे हैं मोदी। साथियों, अब भारत ने ये तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसकी राह में बहुत सारे रोड़े हैं। थोक महंगाई दर 15.88% तक पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर 7.04% हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट जारी है। $1 78 रुपए तक पहुंच गया है। देश का माहौल बिगड़ता है तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ता है। अब इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। काम मुश्किल है, लेकिन मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। पिछले जुमे की हिंसा से देश उबर ही रहा है कि भड़काने वाले नेताओं, मौलानाओं और धर्म गुरुओं की बयान अब अगले जुमे को हिंसक बनाने के लिए आमादा दिखते हैं। इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखकर किसी भी अमन पसंद इंसान की आत्मा हिल जाएगी। लेकिन एक शुक्रवार बीता नहीं कि अगले जुमे के लिए खतरनाक इरादों की साजिश रची जाने लगी है। क्या अगला शुक्रवार भी खतरनाक है? सबकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि अगले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो हाथ उठे वो दुआओं के लिए उठे, पत्थर चलाने के लिए नहीं। लेकिन पत्थर वाला माहौल बनाया जा रहा है।
शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब पे इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। देश में अगर एक नुपुर शर्मा है तो 1000 ऐसे लोग भी हैं जो खुद को कहते तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लेकिन काम नफरत फैलाने वाला है। और उसी में से एक है मौलाना जर्जिस अंसारी। गुस्सा आना चाहिए। मौलाना जर्जिस अंसारी ने एक भाषण में जो जहर उगला है वो हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते सुनवा भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं का सरासर अपमान है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस जैसे मौलाना और इस यूट्यूब चैनल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। 30 से 35 करोड़ मुसलमान। कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, लेकिन नफरत इससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और इस काम में कुछ मौलाना तो जैसे माहिर हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो, या पकड़ के जेल में डाल सकते हो। हम उसके लिए तैयार हैं। पहले भीड़ बुलाओ, फिर उकसाओ और आखिर में पत्थर चलवाओ। ये धर्म का रास्ता नहीं हो सकता, लेकिन कुछ को यही राह रास आ रही है। पहले तौकीर रजा थे जो घूम घूम कर शुक्रवार चिल्ला रहे हैं। 17 जून को बरेली में भीड़ बुला रहे हैं, कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गोली ही तो मार दी जाएगी। तो इस लिस्ट में जर्जिस अंसारी का नाम भी जुड़ गया। ये दोनों क्या करके मानेंगे मालूम नहीं। 17 जून को पूरे प्रदेश में अलर्ट है और पूरे हमारे जोन की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। बगैर अनुमति, प्रशासन की अनुमति के किसी भी धरना प्रदर्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर कुछ कर रहे हैं तो वो गैर कानूनी होगा और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तो प्रयागराज में भी तैनात थी, लेकिन पत्थरबाजों ने क्या किया वो देश ने देखा। इसलिए इतना तो कहा जा सकता है कि 17 जून के शुक्रवार का सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि लड़ाई में अब बजरंग दल भी उतर आया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ हर शुक्रवार को हो रहे प्रदर्शन और पत्थरबाजी के विरोध में बजरंग दल ने देश के हर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को ही प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। उन सब मस्जिदों पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, ड्रोन से उनकी निगरानी होनी चाहिए, और जिन मस्जिदों से भी पत्थर हाथ में लेकर निकला उन मस्जिदों के मुल्ला मौलवियों को गिरफ्तार किया जा और उन्हें जेल के अंदर गिरा जा। अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। देश के मौजूदा माहौल में कई दल और धर्मगुरु अपना एजेंडा लेकर बाजार में खड़े हैं। कुछ असली हैं तो कुछ नकली, और जनता जब तक इनमें भेद नहीं कर सकेगी तब तक देश ऐसे ही जलता रहेगा। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल भी राहुल गांधी से करीब 11.5 घंटे तक पूछताछ हुई। खबर है कि राहुल इस दौरान कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए आज तीसरे दिन भी उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना होगा। पिछले 2 दिनों राहुल गांधी से 22 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई का किया जा रहा है। नहीं चलेगा दोरंगा। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी के खिलाफ ये गुस्सा, ये बेचैनी, ये हंगामा दिल्ली की सड़कों पर दिन भर इसलिए बरपा रहा क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को पूछताछ के लिए दूसरे दिन बुलाया गया और करीब 11.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान कांग्रेस में खलबली मची रही। बसंत कुंज थाने में हिरासत में रखे गए कांग्रेस के कई नेता हम होंगे कामयाब गाते नजर आए। जैसे ही राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकले, कांग्रेस के लोगों ने सुकून की सांस ली। वहीं राहुल के घर पहुंचते ही उनकी बहन प्रियंका भी उनसे मिलने पहुंची। देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच गई हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी, यहाँ पर प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची हैं। इस बीच कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने आगे की रणनीति के लिए मिडनाइट प्लान तैयार किया है। देर रात ही राहुल अपनी मां से मिलने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे और उनसे मुलाकात के बाद सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गए।
लेकिन राहुल के ईडी दफ्तर से निकलते ही कांग्रेस के कुछ नेताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा 7वें आसमान पर रहा। ये प्रताड़ना है। हम मैदान में थे, हम मैदान में रहेंगे, चाहे वो कल की बात हो, अगले 10 दिन की बात हो, 20 दिन की बात हो। कांग्रेस परिवार एक था और एक मजबूती के साथ अपने मुखिया के साथ खड़ा है। ईडी सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दूसरे दिन भी राहुल गांधी के जवाबों से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कई सवालों के जवाब एक जैसे दिए और कई सवालों के जवाब में उन्होंने कहा पता नहीं या याद नहीं। इसीलिए ईडी ने लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया है। खबर है कि ईडी आज फिर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से कई तीखे सवाल करेगी, जिनका कल वो सही जवाब नहीं दे पाए थे। तो देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ के दूसरे दिन भी दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के लोगों ने जमकर बवाल किया, प्रदर्शन किया। ईडी के समन के विरोध में बुलाए गए इस प्रदर्शन में कई जगह सड़कों को जाम करने की भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कोशिश की। 13 जून की तरह ही कल भी राहुल गांधी जैसे ही कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, कांग्रेस दफ्तर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस दौरान उनका हौसला बढ़ाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर में मौजूद रहे। इसके बाद राहुल का काफिला ईडी दफ्तर के लिए निकल पड़ा। 24 अकबर रोड पर धारा 144 लागू होने के बावजूद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी हाथ में झंडा थामे उनके पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन पुलिस की तैयारी भी पूरी थी। राहुल के साथ चल रही भीड़ को वहां मौजूद पुलिस वालों ने रोक लिया, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। जो जवान हैं वो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनको वहां पर रोक रही है और ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरीके से कन्फ्रंटेशन भी है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक जाने पर अड़ गए। उन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग पर खूब जोर आजमाया, तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया। मोदी जी, आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सर नहीं। दिल्ली पुलिस ने इसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सरिता विहार में रोक लिया। वो कार्यकर्ताओं से मिलने बदरपुर जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता के संग्राम के बीच राहुल बहन प्रियंका के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस में, जिसको लेकर राहुल गांधी से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। मगर इस पूछताछ के साथ ही सियासी घमासान भी जारी है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है, तो वहीं बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई का समर्थन किया है। देश में कोई राजा है ना कोई राजकुमार है। से ईडी, आईटी, सीबीआई सारे सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में परसों की तरह कल भी राहुल गांधी के समर्थन और ईडी के विरोध में जमकर बवाल मचा रहा, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी भी चलती रही। बीजेपी के संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल राहुल का बचाव करते नजर आए। भ्रष्टाचार भी करेंगे, और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पे ड्रामा भी करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, एक पैसा भी लिया हो तो बता दीजिए। सदस्य राहुल गांधी और सोनिया गांधी महाभ्रष्टाचारी, वो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को बदनाम करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वार पलटवार का ये सिलसिला रुका नहीं। बीजेपी के गौरव भाटिया ने ईडी के समन के बहाने राहुल और सोनिया को निशाने पर ले लिया, जिसका जवाब भी कांग्रेस की तरफ से आया। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको शांति से, संतुष्टि से जवाब देना चाहिए था। गवर्नमेंट राहुल जी को डर के, जिसमें कुछ भी दम नहीं है, उस केस में उनको ईडी के अंदर समन्स भेजा है।
इतना ही नहीं, राहुल की पेशी पर चल रहे सियासी घमासान पर बीजेपी के सतीश पूनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से मैदान में कूद पड़े। देश के कई इलाके पेट्रोल और डीजल की कमी से जूझ रहे हैं। जयपुर, भोपाल, धर्मशाला, हरिद्वार, कई जगह पेट्रोल की कमी इस समय देखी जा सकती है। पेट्रोल पंपों के बाहर या तो नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड लग चुके हैं या लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। शहरों में तेल और पेट्रोल डीजल की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत। लाइन में लगे पड़े हैं, 2-2 घंटे हो गए, 3-3 घंटे यहाँ लाइन में लगे हुए सर। एक दिन डीजल मिलता है और 2 दिन डीजल नहीं मिलता है। पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, 2-2 घंटे हो रहे हैं, 3-3 घंटे हो रहे हैं, लोग लाइन में लग रहे हैं। पीएम दौरे से पहले हिमाचल प्रदेश में तेल संकट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जून को धर्मशाला दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले पेट्रोल पंपों पर तेल की किल्लत ने स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी है। पीएम के दौरे को देखते हुए सरकारी गाड़ियों के लिए 5-5 हजार लीटर पेट्रोल डीजल रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए धर्मशाला में 2 व्हीलर के लिए 200-300 और 4 पहिया वाहनों को 1000-1500 रुपए के तेल दिए जा रहे हैं। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीर है। यूपी से लेकर एमपी और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक देश के इन राज्यों में कई इलाकों में पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा हो गया है। लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है पेट्रोल पंप पर। हालांकि कुछ पेट्रोल पंपों पर लगातार पेट्रोल की सप्लाई बनी हुई है, लेकिन डीजल के हालात काफी मुश्किल है और लोगों को डीजल नहीं मिल पा रहा है। तेल की कमी को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एबीपी न्यूज की टीम जब पेट्रोल की पड़ताल करने निकली तो परेशान करने वाली जानकारी मिली। कंपनियों से सप्लाई कम आ रहा है। हालात ये है कि 2 या 3 दिन में लोड हमारे डीलरों को मिल पा रहा है, 1-1, 2-2 दिन वो ड्राई हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के संकट के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि श्रीलंका जैसा संकट बन रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी कुछ तस्वीरें सामने आई और इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर भी पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से लोगों को थोड़ा परेशान जरूर होना पड़ रहा है। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे ही आइए जान लेते हैं। ब्रजेश, अभी की क्या स्थिति है? सुबह से क्या ये नजर आ रहा है कि लोग पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं? कहाँ पर आप खड़े हैं इस वक्त? देखिए, मैं अरेरा हिल्स के पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ फिलहाल तो दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ दिक्कत हो रही है डीजल की। दरअसल ये पूरा खेती का सीजन है और इस समय किसानों को बड़े पैमाने पे डीजल चाहिए होता है और बड़ी दिक्कत हो रही है डीजल को। भोपाल के आसपास के जितने सराउंडिंग्स में जितने पेट्रोल पंप्स हैं, सब जगह डीजल नहीं है कि बोर्ड लग चुके हैं, क्योंकि डीजल की किल्लत हो रही है। पेट्रोल तो मिल रहा है, शहर में मिल रहा है, मगर शहर के बाहरी इलाकों में नहीं मिल रहा है। भोपाल में तकरीबन 150 पेट्रोल पंप है, वहाँ 30 से 35 पेट्रोल पंप पे कल पेट्रोल डीजल दोनों की दिक्कत रही और बताया यही जा रहा है कि जो डिपो है या जो कंपनी है, उन्होंने अपना घाटा कम करने के लिए सप्लाई कम कर दी है। तकरीबन 30% सप्लाई की कमी हो गई है, जिसके चलते ये क्राइसिस दिख रही है। और भोपाल के बाहरी जो हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, वहाँ रास्ते में जो पेट्रोल पंप है, वहाँ तो दिक्कत और बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ पर जो लोड है वो कम पहुँच रहा है। जो यहाँ पे पेट्रोल कंपनियों के, डीजल कंपनियों के जो डिपो हैं, उन्होंने अपनी टाइमिंग कम कर दी है। जो 8 बजे से लेकर 7 बजे तक वो लोड देते थे, वो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया। मगर सरकार ने कल जब सारी खबरें चली हैं, उसके बाद सरकार चिंतित हुई है, सरकार एक्शन में आई है। कल एक बड़ी बैठक बुलाई है कि सारे पेट्रोल पंप डीलर्स और ये जो तेल कंपनियां हैं, इनके बीच में कैसे तादाद में बिठाया जाए, क्या परेशानी, इनको कैसे दूर किया जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में दोनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं। खरीफ के लिए सोयाबीन और धान की बुआई हो रही है, बिजली की कटौती हो रही है, जिससे डीजल की खपत एकदम बहुत बढ़ जाती है। और निश्चित ही ये पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि ये डीजल का सीजन है, किसानों को बड़े पैमाने पर डीजल चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी पड़ती है सिंचाई के लिए। और इस सीजन में यदि उनको डीजल नहीं मिल पा रहा है तो इन पेट्रोल पंप वालों को घाटा हो ही रहा है, मगर आम किसान को बहुत बड़े पैमाने पर मुश्किल हो रही है, क्योंकि उसने जो बोनी की है सोयाबीन और धान की खरीफ की फसलों के लिए, वो सूखने के कगार पर पहुंच जाती है। तो बड़ी दिक्कत डीजल की हो रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के एक्शन में आते 1-2 दिन में ये दिक्कत दूर हो जाएगी। जी मनीष, जी ब्रजेश, निश्चित रूप से ये परेशानी तो है ही सही, क्योंकि जिस तरीके से खेती का मौसम है, चुनाव का मौसम है और इसके बीच में पेट्रोल डीजल का संकट सरकार की परेशानी तो बढ़ा ही रहा है। हम रुक करेंगे राजस्थान का भी, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, वहां भी चुनाव का मौसम धीरे धीरे गर्मा रहा है। मनीष शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के दौसा रोड से। पर मनीष, किस तरीके की स्थिति राजस्थान के पेट्रोल पंप पर फिलहाल नजर आ रही है कि पेट्रोल डीजल का जो संकट है वो कितना गहराया हुआ है राजस्थान में?
जी, बड़ी राहत की बात यह है कि केवल एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी ऐसी बची है जिसकी जो सप्लाई है उसमें बाधा आ रही है। इस बीच भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल लगातार इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जयपुर में कल शहर के ज़्यादातर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की जो किल्लत थी वो आज देखने को नहीं मिली, क्योंकि देर रात तक तमाम जगहों पर सप्लाई और निश्चित रूप से आपूर्ति जो है उसको बराबर किया गया है। अभी कुछ देर पहले जयपुर से दौसा और दौसा से जयपुर के मार्ग पर तकरीबन 1 दर्जन पेट्रोल पंपों जो हाईवे पर थे उनका हमारी टीम ने दौरा किया। हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा, लेकिन सभी जगह पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। यानी कि फिलहाल जो 2 दिन से जो किल्लत बनी हुई थी, अगर मैं राजधानी जयपुर की बात करूं तो वो किल्लत काफी कम होती दिख रही है। लेकिन दूसरे कई जिले ऐसे हैं, खासतौर पर जो सीमावर्ती जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जगह पर पेट्रोल और डीजल की लगातार किल्लत बनी हुई है। खास बात यह है कि राजस्थान में हर रोज 1 करोड़ लीटर डीजल और लगभग 25 लाख जो लीटर पेट्रोल यहाँ पर बिकता है, उसकी बिक्री आधी रह गई थी। लेकिन लगातार तेल कंपनियों के साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो बातचीत हुई उसके बाद सप्लाई लगातार बढ़ाई गई और कल देर रात तक काफ़ी जगहों पर, काफ़ी जिले में सप्लाई हुई है। उसी का नतीजा है कि जयपुर और खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति लगातार होने लगी है। हालांकि दोपहर होते होते पता चलेगा, क्योंकि जितना पेट्रोल और डीजल सप्लाई हुआ है लगातार उसकी बिक्री भी हो रही है। और कल रात तो जयपुर में बड़ी अजीब घटना हुई जब ये कहा गया, अफवाहें फैलने लगी कि पेट्रोल पंप आज बंद रहेंगे और उसी के चलते लोग पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़े अपने अपने वाहनों में पेट्रोल इत्यादि भरवाने के लिए। लेकिन बाद में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह साफ किया कि ऐसा कोई अफवाहों पर ध्यान न दें और पेट्रोल पंप लगातार खुलेंगे। तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ जगह पर पुलिस को भी लगाना पड़ा कि कहीं अव्यवस्था न होने पाए। पुणे पुलिस ने मूसेवाला मर्डर का आरोपी संतोष जाधव को धर दबोचा है। इस गिरफ्तारी से सिंगर की हत्या से जुड़े कई राज खुलने की संभावना है। अब खुलेगा हत्याकांड का हर राज। पुलिस के हत्थे चढ़ा शार्प शूटर जाधव। पुणे पुलिस के हत्थे चढ़ा संतोष जाधव से इन तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिनके जवाब ढूंढने के लिए पंजाब पुलिस दिन रात जुटी हुई है। संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी माना जाता है। 2 लोग, संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी, ये गुजरात में मिले और इनको अब यहाँ लाया गया है। तो ही इनका पुलिस रिमांड लिया हमने। अभी इनका फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, वो होगा। क्राइम की दुनिया से संतोष जाधव का काफी पुराना नाता है। जाधव पर हत्या की कोशिश, हथियार रखने और बलात्कार के कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उस पर मकोका भी लगाया गया था। जब से मकोका लगाया गया था तब से जाधव फरार था। पुलिस का मानना है कि फरारी के दौरान संतोष जाधव ने ज्यादा वक्त राजस्थान और पंजाब में बिताया। पुणे पुलिस ने गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया है। मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार सौरभ महाकाल से हुई पूछताछ के बाद संतोष जाधव की गिरफ्तारी हुई है। तो लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ने जब कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट ने लॉरेंस को अब 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें आपको कि मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस आज से बिश्नोई से पूछताछ भी करेगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ पंजाब पुलिस मानसा पहुंच गई। मानसा पहुंचती पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को जज के सामने पेश किया। सर लॉरेंस बिश्नोई इसी गाड़ी के अंदर मौजूद है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के करीब 50 से ज्यादा जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। लॉरेंस बिश्नोई से सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ होनी है। मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस के करीबी गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि मूसेवाला की हत्या में कौन कौन शामिल है, हत्या में इस्तेमाल हथियार किसने उपलब्ध कराए, हत्या की पूरी साजिश कैसे रची गई, हत्या में और कौन कौन लोग शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। ट्रांजिट रिमांड को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने हत्याकांड में लॉरेंस के शामिल होने के सबूत दिखाए। पटियाला हाउस कोर्ट ने कल शर्तों के साथ लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड दी थी। ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी और भारी सिक्योरिटी के साथ लॉरेंस को लेकर पंजाब पुलिस मानसा पहुंची। मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 20 आरोपी नामजद हैं। लॉरेंस से पूछताछ के बाद और कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।
पापा पापा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।